लेक्चर का पहला क्वेश्चन ही है 2025 में। तो इसमें क्या है कि एनर्जी वर्सेस जेड के बीच में कैसा कर्व आएगा। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनर्जी जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिक्स्ड एन क्या है इसमें, फिक्स्ड है। ये जो हमारा वो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी है वो -जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। कर्व ऊपर के साइड जाएगा कि नीचे, क्योंकि लीनियर तो आएगा नहीं। अब ऊपर जाएगा कि नीचे कैसे समझ में आएगा, तो वैल्यू ले लो ना। अगर मान लेते कि z इसको से 2 रखते तो एनर्जी किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर 4 -4। अगर मान लो z इसको से 3 है तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, -9। मतलब जैसे जैसे z बढ़ेगा, जैसे जैसे z बढ़ेगा वैसे वैसे e घटेगा। यहाँ से ये समझ में आया। तो जैसे जैसे देखो पहला ऑप्शन में जैसे जैसे जेड बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी घट रहा है। दैट मीन्स जो एनर्जी है और जो जेड है उसके पीछे जो रिलेशन है वो ए ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ से देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो, जेड जैसे बढ़ा रहे हो एनर्जी घट रहा है। दैट मीन्स ए। नेक्स्ट है, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं लग रहा क्वेश्चन मेरे को, कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो पहला कॉम्प्लेक्स दे के रखा है, वेट, K3 FeOH6, ये कॉम्प्लेक्स है। तो 3 माइनस एक्स प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3, एक्स इज इक्वल्स टू +3। मतलब आयरन अपना +3 में, +3 का मतलब क्या है, D5 आ रहा है। अब D5 में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 3D सीरीज़ का है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें कि जो ऑक्सीजन है OH माइनस, ये किसकी तरह काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्योंकि यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या है, देखो 5 है, इसका मतलब हमको सोचना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये जो OH माइनस ये ऑक्सीजन डोनर है ना, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बताया था मैंने, Mn+3 आयरन +3 कोबाल्ट +3। ये जो आयंस हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन डोनर्स हैं वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे और कोबाल्ट +3 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो मेरा OH माइनस है विल बी एक्टिंग एज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो इसके लिए हम कैसे भरेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड है कितने आए हैं, 5 आए हैं। इसको फिल करो, न्यू ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए 5 + 2, तो ये हो जाएगा 5 7 235 आएगा बोर मैग्नेटन। दैट मीन्स 5.9 के समथिंग। एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, क्या कहता है कि स्टेटमेंट्स दो दिए हुए हैं। बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विथ आर्बिट्ररी प्रिसीजन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। पूरा बोल दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ये तो सीधा ही टिक मार देना था, तो स्टेटमेंट 1 तो पूरा डेफिनेशन कह रहा है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, दैट इज पोजीशन की अनसर्टेनिटी एंड द मोमेंटम h/4π। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि हम अगर एक दोनों में से दोनों को एक्यूरेट निकाल पाए। अगर हम पोजीशन निकाल पा रहे एक्यूरेट तो मोमेंटम नहीं निकाल पाएंगे, अगर मोमेंटम निकाल पाते हैं तो एक पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, पूरा डेफिनेशन कह रहा है हाइजेनबर्ग का। बोलता है कि इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजर ऑफ मोमेंटम आर इक्वल फॉर इलेक्ट्रॉन, देन द अनसर्टेनिटी द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी इज। अच्छा, दोनों को इक्वल कह रहा है, किसको किसको बराबर कह रहा है, पोजीशन का अनसर्टेनिटी एंड uncertainty in the measurement of momentum are equal, and then the uncertainty in the measurement of velocity। तो velocity का वैल्यू क्या आएगा, वो ऐसा कह रहे हैं ना। तो ये m डेल्टा v h/4π। तो यहाँ पर the uncertainty in the measurement of the position and uncertainty in the measurement of a momentum are equal for an electron, then the uncertainty in the measurement of the velocity। ठीक है, अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें तो Δx² इंटू m h/4π के बराबर है। एंड देन
या फिर ऐसा भी कह सकते हैं डेल्टा वी स्क्वायर एंड देन डेल्टा वी अंडर रूट एच बाई 4 पाई। यहाँ से मास भी आएगा, सो इट विल बी डेल्टा वी अंडर रूट एच बाई पाई बाई 2m। सो दिस द वैल्यू विल कम लाइक दिस। जो वेलोसिटी में जो एरर होगा वो अंडर रूट एच बाई पाई इंटू 1/2m। दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। कहता है कि द रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, पहला स्टेटमेंट 1 है। तो हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी तुम इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो होता क्या है कि न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज छोटी हो जाती है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम में तो उसका साइज बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट करते हैं जो साइज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जितना नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा डेट मीन्स साइज बढ़ेगा उस पर्टिकुलर आयन का, जितना पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही आयन का साइज घटेगा। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, इसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, और देखो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, उसका साइज सबसे ज़्यादा छोटा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है, तो सही है पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। हाँ, बहुत बढ़िया, पीरियोडिसिटी का सवाल है ये। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो क्लोरीन का इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये है कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना किसी भी एटम में, तो एनर्जी रिलीज़ होता है या फिर एनर्जी गेन होता है, वो बताता है हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो जो क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन घुसता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाता है। मतलब ऐसा कि क्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cl- बनेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज़ मान लो 500 आ गया, -500। और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और ये F- बना है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा EgE दैट इज़ -100, ऐसा कुछ। तो कहता है अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा है भाई साहब। अगर क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो वो आराम से जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसको झेल लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन फ्लोरीन एक छोटी सी एटम है, सेकंड पीरियड की एटम है, उस नेगेटिव चार्ज को झेल नहीं पाती अच्छे से। हालांकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी है, खींचने में वो माहिर है, खाने में माहिर नहीं है, ये है सवाल। तो क्लोरीन है वो आराम से इलेक्ट्रॉन खा पाता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज को झेल लेता है। लेकिन फ्लोरीन है वो छोटा सा साइज का झेल नहीं पाता, इसीलिए कम एनर्जी रिलीज़ होती है। क्लोरीन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड देखोगे तुम तो फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो कितना आएगा? 500 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लो कितना आएगा? 100। देख लो। So electron gain enthalpy in magnitude is greater chlorine का than fluorine, bromine, iodine. Very good. That will be statement 1. हाँ नहीं, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट, ठीक है कि कहता है कि A0 जो है वो आपका बोर रेडियस है हाइड्रोजन एटम का। फिर बोलता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का जो सेकेंड ऑर्बिट में है हाइड्रोजन एटम के। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए इक्वेशन पढ़ाई थी, 2πr = n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? 2πr डिवाइडेड बाई n। नेक्स्ट 2πn, रेडियस क्या होता है? n0 n²/z। यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, 2π एंड देन हाइड्रोजन के लिए ना, यस दिस इज फॉर हाइड्रोजन, सो 2π यहाँ पर A0 × n। तो n किसके लिए निकालना है हमको? हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट के लिए। सो 2 n का वैल्यू यहाँ पर 2 रख दो, तो 2 2 = 4πA0, ठीक है, 4πA0। तो यहाँ पर n का वैल्यू मैंने रखा नहीं है लगता है ना, हाँ n का वैल्यू दे डिडंट कीप इट। सो अगर हम n का वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं 2, तो 8/2 4πA0।
बोलता है कि कौन सा ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं है अगर हम हाइड्रोजन एटम्स के एनर्जी ऑर्बिटल्स की बात करें तो अगर हम एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एच एटम की बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी ऑर्डर होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, कभी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से जाता है, उसमें अबव फॉलो नहीं होता। मतलब कि 1s की एनर्जी ये है, फिर 2s एंड 2p की एनर्जी ये है, फिर 3s 3p 3d की एनर्जी ये है, 3s एंड देन 3p एंड देन 3d, फिर 4s 4p, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं 1s फिर 2p फिर 3d फिर 4s, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, 4s है, इसको लिख लो, 4p है एंड देन 3 4 5, 4d है एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 4f। ठीक है, तो 1s ये रहा, फिर 2p ये रहा, फिर 3d ये रहा, फिर 4s ये रहा। डैट मीन्स पहला वाला सही है। बी चेक करते हैं, 1s फिर 2s 2p, देखो दोनों इक्वल है, देन 3s 3p, देखो दोनों इक्वल है, ठीक है, बी भी सही निकल रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा सी, तो इसमें देखो ये तो गलत हो जाएगा ना, 2p वाई इज इट इज़ ग्रेटर देन 2s, इट शुड बी इक्वल, दैट मीन्स सी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन है क्या, नहीं, और एक, हाँ तो ऑब्वियसली ए तो करेक्ट नहीं है, मतलब डी इनकरेक्ट है, क्योंकि 2s इज ग्रेटर देन 1s, इट इज़ वेरी गुड, बट हाउ 3d इज ग्रेटर देन 4s, 4s should be greater than 3d. See here, that's why C and D. In a multi-electron atom, which of the following orbitals described by 3 quantum numbers will have same energy in absence of electric and magnetic field? तो A में है 1 n इक्वल्स टू 1 l इक्वल्स टू 0, मतलब 1s। बी में किसका बात किया जा रहा है, 2s का। सी में किसका बात किया जा रहा है, 2p का। डी में किसका बात किया जा रहा है, 3d का। ई में किसका बात किया जा रहा है, अगेन 3d का। तो डी एंड ई, तो इनकी जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी, तो 3d मतलब डी एंड ई। नेक्स्ट है फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विथ लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी क्या है हाइड्रोजन एटम के लिए, फिर से वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट मीन्स अगेन जब हमने ये ऑर्डर क्रिएट किया था, ठीक है, तो 4s 4p तो यहाँ पर है, ये देखो 4s 4p, ये रहा हमारा 4s 4p, और 3 के लिए 3s 3p 3d के लिए 3p 3d, ये रहा, मतलब 3p 3d के लिए जो हमारा एनर्जी है वो क्या है, कम है। दैट मीन्स 3 वाले नीचे आएंगे, 4 वाले ऊपर है, दैट मीन्स इनका एनर्जी क्या है, कम है, लोएस्ट है। दैट मीन्स जो मेरा 3p है और 3d है, और 3d² माइनस स्क्वायर 3d² और 3px एकदम सेम होने वाले BCT। ठीक है, क्योंकि 4s एंड 4p हमारा यहाँ पर है, ये देखो, और तुम्हारा 3p 3d यहाँ पर है। दैट मीन्स जो 4s 4p उनका एनर्जी ज़्यादा, 3p 3d की एनर्जी कम। What is this? Wait. हाँ, बोलता है कि फॉर ए गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n²। यस, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो n² से निकलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो 2n² से निकलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है। फॉर एनी सबशेल द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, अच्छा ये अंग्रेजी लिखा है कि द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, मतलब वो m की बात कर रहा है, और उसका जो वैल्यू है वो लाइक करता है -L to +L। ठीक है, और इसमें बीच में 0 भी आएगा। इज गिवन बाय -L to +L वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। ठीक है, जैसे मान लो L का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स -1 to +1, दैट मीन्स -1, -0, 1, दैट मीन्स ये भी इंक्लूडेड है, 0 भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही है। कहता है कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रा करते हैं एलिमेंट्स के लिए, ए प्लॉट ऑफ अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास इज स्ट्रेट लाइन। हाँ नहीं, देखो मास लिखा हुआ है शायद,
देखो ये पीरियोडिक का सवाल है, पीरियोडिसिटी में पढ़ाते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जिस तरीके से वो डिज़ाइन होता है, मोस्टली एक्सपेरिमेंट के बेस पे डिज़ाइन होता है। तो वहाँ पर था जो अंडर रूट फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे एटॉमिक नंबर के, और वो स्ट्रेट लाइन आता था हमारा इस तरीके से। तो उसमें एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास नहीं। ठीक है, नीचे लिखा स्टेटमेंट टू प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। यहाँ देखो अंडर रूट होना चाहिए था, तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट ने अंडर रूट लगाया नहीं, और ऊपर में एटॉमिक मास लिख दिया है, वहाँ एटॉमिक नंबर होना चाहिए था। ठीक है, पहला में एटॉमिक नंबर होना चाहिए और वहाँ एटॉमिक मास लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड में देखो उन्होंने फ्रीक्वेंसी ले लिया है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी, मतलब दोनों बर्बाद। नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम इज सूटेबल फॉर दिस। नैनोमीटर वेवलेंथ देखो नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो इससे हमारी राहत है। क्यों? क्योंकि हमको एक जुगाड़ पता था, डेट इज 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n1 जो है और n2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए n1 से। ठीक है, तो अब ये नैनोमीटर में दिया हुआ वेवलेंथ, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1240 बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 13.6। अब यहाँ पर एच एटम है तो जेड का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, एंड देन n1 छोटा वैल्यू होना चाहिए, n2 बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट n1 एंड n2 की वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो इसमें से एक बात कंफर्म है कि 3 ऑप्शन में इन्फिनिटी दिया हुआ, मतलब n2 फिक्स कर दिया, तो हमको n1 पता करते हैं, 3 ऑप्शन में से कोई एक लग जाए तो मज़ा आ जाए। तो n2 फिक्स है इन्फिनिटी, तो 1/infinity 0 होता है, यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, क्योंकि -1/infinity का स्क्वायर दैट इज 1/infinity 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1240 डिवाइडेड बाई 900 इज इक्वल्स टू 13.6 n स्क्वायर n1 स्क्वायर, एंड देन n1 स्क्वायर होगा 13.6 इंटू आपका 900 डिवाइडेड बाई 1240। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं एक बार, इट इज़ 900 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 1240, 9.87 अंडर रूट 9.87। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स ये तुम्हारा n1 जो है, यहाँ स्क्वायर हटा दो। ठीक है, अंडर रूट 9.87 तो 3 के समथिंग आ रहा है। दैट मीन्स ये जो n1 है वहाँ 3 है, क्योंकि हमने n2 को इन्फिनिटी मान रखा है, तो n1 यहाँ 3 आ रहा है। बोलता है कि स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर 2px टू 2py। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 2 डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 लाइमन वार्मर पार्सन ब्रैकेट। ठीक है, तो डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं वहाँ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 2px एंड 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब होता है एनर्जी सेम होना, तो हाँ 2px का भी जो एनर्जी है वो सेम है जो कि 2py का है। ठीक है, n+l से। डेट मीन्स यहाँ पर हम सही हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। बोलता है कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज इन नॉट रेडियस ऑफ द, अच्छा वो बता रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हॉरिजॉन्टली। तो कोई नहीं, जो फॉर्मूला लगा दो r0n²/z, यहाँ पर a0 माना है, छोड़ दो इसको। तो a0 इंटू n², तो n मतलब दिया हुआ है रेडियस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और हीलियम पूछा है, तो जेड का वैल्यू 2 होगा, सो 2a0 आ जाएगा।